ओके। तो जैसे कि लास्ट अपन ने क्वेश्चन नंबर 7 तक छोड़ा था, है ना, 7th कर लिया था। उसके बाद अपन ने ये 4 क्वेश्चन रह गए थे अपने 8, 9, 10, 11। तो इसको अपन आज कंप्लीट करते हैं फटाफट, फिर अपन को लास्ट एक्सरसाइज अपनी 4.4 जो है वो कंप्लीट करनी है। ठीक है। तो मेरे हिसाब से आज ये अपने पूरा लेक्चर जो होगा इसके अंदर अपन ये चैप्टर एंड कर देंगे। और मैं इस चैप्टर में आपको ये भी बताऊंगा इस पूरे लेक्चर के एंड में कि इसमें कौन कौन से टॉपिक इस साल पेंडेमिक के कारण कैंसिल किए हैं, जो कि केवल इस साल के लिए कैंसिल हुए हैं, ऑमिट किए हैं। अगले साल से वापस पूरा सिलेबस एज इट इज़ आएगा। ठीक है। तो वो मैं आपको लेक्चर के एंड में बताऊंगा। ओके। चलो स्टार्ट करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर पहले पढ़ लेते हैं 8th। ठीक है। A train travels 360 km at a uniform speed. If the speed had been 5 km per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. ठीक है, करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है। क्या लिखा है इसके अंदर कि भाई इसमें ना ट्रेन की बात चल रही है यहाँ पे, जो कि 360 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है। ठीक है। और उसकी स्पीड अगर हम बढ़ा दें तो ये कुछ वैसा क्वेश्चन नहीं है जो अपन ने प्रीवियस में कर रखा है एक बार। ठीक है। तो ज़रा वैसे ही करना है, तो देखते हैं, लेट कर लेते हैं। जैसे कि मैं हर बार कहता हूँ, जो निकालना होता है, जो फाइंड करना था, उसी को लेट कर लेना चाहिए। तो लेट दी स्पीड ऑफ द ट्रेन बी एक्स किलोमीटर पर आवर, ये लेट कर लेते हैं। ठीक है। अब क्या करें, तो अब इसके अंदर अपन ऐसे करते हैं कि इनिशियल केस वन के अंदर क्या बोला है, हमें पता है स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी है, तो स्पीड जैसे कि x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है। तो मैं अभी फर्स्ट केस की बात कर रहा हूँ जब कुछ चेंजेस नहीं किया है। ठीक है। जब सब कुछ है ना फिक्स है, तो फिर उनकी यूनिफॉर्म स्पीड अगर x है ट्रेन की, और उस हिसाब से डिस्टेंस तो हमें पता ही है कितना है, 360 किलोमीटर है। तो टाइम मान लिया मैंने t1। ठीक है। तो इनडायरेक्टली मेरे को t1 कितना मिला, तो 360 अपॉन एक्स। ये स्टेप्स इस टाइप के मैं पहले भी कर चुका हूँ, आपको याद आ जाएगा। इसी चैप्टर में शायद अपन ने प्रीवियस में कुछ एक्सरसाइज में किसी में किया होगा। तो T1 की मतलब मैंने T1 टाइम जो है, फर्स्ट केस का जो टाइम है, जो नॉर्मल था, जिसमें कुछ चेंजेस नहीं किया हमने, उस वक्त हमारी जो टाइम है वो कितनी है, 360 अपॉन एक्स। अब लेते हैं केस 2। केस 2 क्या शो कर रहा है कि अब क्या किया है इन्होंने, कुछ चेंजेस किए हैं। क्या चेंजेस किए हैं, वही चीज़ यहाँ तो वैसे ही लिख देता हूँ, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है। तो इस हिसाब से अब स्पीड इन्होंने क्या की है, तो बोल रहे हैं कि भाई हमने स्पीड जो है 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी है। ओके, मतलब अब स्पीड हो गई x+5। तो और डिस्टेंस तो चेंज होनी नहीं है, वो तो फिक्स है, तो 360। तो ऑब्वियस है स्पीड बढ़ाई है तो टाइम में कुछ ना कुछ डिक्रीमेंट आया होगा। तो उसके लिए मैं टाइम डाल देता हूँ t2। ठीक है, मैंने टाइम डाल दिया t2। अब यहाँ से t2 की वैल्यू निकालते हैं। ये हुआ 360 अपॉन x+5। ठीक है। तो अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि जब आपने स्पीड बढ़ाई है तो 1 घंटे कम टाइम ले रहा है अब उसी सेम जर्नी को करने में। इसका मतलब पहले जो जर्नी थी उसके कंपेरेटिवली अब जो जर्नी कर रही है वो ट्रेन, वो अब 1 घंटे जल्दी है ना कंप्लीट कर रही है। ठीक है। तो इसका मतलब ये तो पक्का हो गया कि T1 जो है वो ग्रेटर है T2 से। क्यों, क्योंकि ऑब्वियस है डिनोमिनेटर, स्पीड जितनी ज़्यादा होगी टाइम उतना कम लगेगा। यहाँ पे स्पीड कम थी, टाइम ज़्यादा था, तो इसलिए टाइम ज़्यादा तो T1 बड़ा और T2 छोटा। तो इस हिसाब से T1 माइनस T2 करने से हमें डिफरेंस मिलेगा। तो कितना डिफरेंस बोला है कि 1 आवर का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, लिख दिया। अब T1 की वैल्यू कितनी है, तो 360 अपॉन एक्स, और यहाँ पे कितनी है, T2 है 360 अपॉन x+1, सॉरी 360 अपॉन x+5। अब वही बेसिक सा स्टेप्स जो मैं बार बार बता रहा हूँ, दोनों में एलसीएम लो, दोनों में कोई रिलेशन बनता नहीं है, इसलिए एलसीएम इनका क्या आएगा, तो 360 ब्रैकेट में लिखेंगे x+5, इधर साइड लिखेंगे 360, इधर x, यहाँ पे x+5। ठीक है, ये हुआ आपका 360x
360 को 5 से करते हैं तो कितना बनता है, तो ये आपका हो जाएगा 5, 5 6 ज़ा 30, 5 3 ज़ा 15, तो 1800 माइनस 360x, और नीचे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 1। अब नोट करो 360x कैंसिल हो जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x वहाँ लेके जाते हैं अपन मल्टीप्लाई में, तो ये बनेगा 1800 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब इसको वहाँ पे शिफ्ट करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपकी आ गई इक्वेशन। जैसे कि मैंने पहले ही बोला था, मैं आपको बस मेथड बताऊंगा और इक्वेशन लाके छोड़ूंगा, आपको अब आगे सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये किया, वापस बता दे रहा हूँ क्या किया हमने। क्या है कि सबसे पहले केस में हमने देखा कि स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म रखी है, तो फिर टाइम भी है ना फिक्स लग रहा है। जैसे एक्स स्पीड हमने लेट की तो एक्स इक्वल टू 360 डिस्टेंस थी किलोमीटर अपॉन टाइम t1, मैंने फर्स्ट केस के लिए मान लिया कि है ना नॉर्मल स्पीड पे टाइम t1 लग रहा है। लेकिन अब बोला कि हमने 5 किलोमीटर पर आवर जो है स्पीड जो है वो इंक्रीज़ कर दी है। ठीक है, तो हमने x प्लस 5 कर दिया, तो ऑब्वियस है स्पीड बढ़ाते हैं तो टाइम कम लगता है, तो इसलिए 360 अपॉन t2। अब ये t2 वहाँ लेके गए तो ये बना 360 अपॉन एक्स प्लस 5। अब हम कैसे पता चलता है, क्वेश्चन में तो दे देते हैं कि भाई 1 आवर लेस टाइम लग रहा है, 1 आवर ज़्यादा लग रहा है, लेकिन अब अपन को कैसे पता चलेगा कि t1 माइनस टी करना है या t2 माइनस टी करना है। तो दिमाग लगाओ, स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम होगा, है ना, उल्टा होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आप अगर गाड़ी की स्पीड बढ़ा दो तो आप है ना अपने घर से ऑफिस की तरफ जाते हो या स्कूल की तरफ जाते हो तो टाइम कितना लगेगा, कम लगेगा ना। ठीक है, तो इसलिए t2 क्या हो गया, कम हो गया t1 के कंपेरेटिवली, तो इसलिए t1 माइनस टी ऑब्वियस है, बड़े में से छोटा माइनस करते हैं तो इसलिए t1 माइनस टी, तो और डिफरेंस निकल के क्या आता है, ये जो लिखा होता है ना 1 आवर मोर 1 आवर लेस, इसका मीनिंग क्या है, डिफरेंस ही तो बता रही है आपको दोनों केसेस में, तो ये डिफरेंस आया 1 आवर। ठीक है, अब हमें बस आगे का प्रोसेस ये रहा, एलसीएम लो, इसको सॉल्व करो और आपको इक्वेशन मिल जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कॉन्सेप्ट जो इस क्वेश्चन में आने वाला है ना, ये कॉन्सेप्ट आपने शायद 7th 8th में पढ़ा होगा, वर्क एंड टाइम का टॉपिक जो आया था। एक्चुअली क्या होता है कि जब मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि आप प्रैक्टिकली सोचो, जब कोई टैप या कोई पर्सन वर्क कर रहा है तो अपन ने नोट किया हो तो अपन ने कई बार ऐसे सुना होगा, आपने अगर पढ़ा होगा कि 8th 7th में, कि जैसे अगर है ना कह रहे ए जो है वो सेम वर्क जो वर्क कर रहा है उसको वो 10 दिन में पूरा करता है, और उसी तरीके से बी जो है वो उसी वर्क को सेम जॉब को है ना 5 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, तो फिर बताओ दोनों मिल के करें तो कितने दिन में करेंगे। तो अपन क्या करते थे, ए का लिखते थे 1/10 और बी का लिखते थे 1/5। ठीक है, अब अपॉन में क्यों लिखते थे, तो प्रैक्टिकली सोचो अपन क्या करते थे, यहाँ पे उनकी कैपेबिलिटी पता करते थे। कैपेबिलिटीज़ डायरेक्ट अगर सोचो दो बंदों की कैपेबिलिटीज़ को ऐड कर दिया जाए तो वो क्या होगी, वो है ना कह रहे कैपेबिलिटी एकदम एक तरह से देखे तो क्या होगी, इंक्रीज कर देगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे कैपेबिलिटीज़ जो होती है उनको फिर भी जोड़ा जा सकता है डायरेक्टली, लेकिन इन काम के है ना कह रहे डेज को नहीं जोड़ा जा सकता, तो इसलिए क्या किया जाता है, कैपेबिलिटीज़ निकाली जाती है, एफिशिएंसी निकाली जाती है। और एफिशिएंसी कैसे निकलती है कि भाई आप खुद सोचो, अगर ए ने 10 डेज में किसी काम को पूरा किया तो अगर मैं एक दिन में उसने किया कितना करता है वो अकेला एक दिन में कितना काम पूरा करता है, ये अगर पता कर लें तो हमें ये पता चल जाए कि हाँ भाई वो कितना कैपेबल है, कितनी एफिशिएंसी है उसकी। तो वो कैसे निकलता है एक दिन में निकालने का, तो प्रैक्टिकली सोचो अगर 10 दिन में किसी काम को पूरा कर रहा है तो मैं लेट कर लेता हूँ कि वो काम क्या है 1 है, तो फिर वो हो जाएगा 1/10। ऑब्वियस है, एक दिन की निकालनी तो क्या करते हैं, अपॉन 10 करते हैं, तो इसलिए 1/10। तो ये आ गई उसकी कैपेबिलिटी कि एक दिन में वो काम को कितना पूरा करता है, तो वो 1 पूरे 10 दिन का मतलब है ना कि 10 पार्ट का 1 पार्ट एक दिन में पूरा कर लेता है। ठीक है, ये मीनिंग होता है इसका 1/10, इसीलिए अपॉन किया जाता है। और उसी तरीके से ये फिर कैपेबिलिटी निकली, इसकी क्षमता निकली, और प्लस कर लेते 1/5, ये बी की हो गई, दोनों को जोड़ते हैं तो हमें 7 वाला मिल जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगता है, दो है ना वाटर टैप्स हैं, दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों के दोनों साथ मिल के टैंक को फिल कर रहे हैं। ठीक है, और दोनों को टाइम है साथ में टाइम कितना लग रहा है, 9 and 3/8 आवर्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, इसे आगे क्या बोल रहा है कि लार्जर डायमीटर वाला जो टैप है उसको 10 आवर्स लेस लगते हैं एज कम्पेयर टू स्मॉलर वन के। ठीक है, इस टैंक को सेपरेटली फिल करने में। इसका मतलब लार्जर डायमीटर मतलब क्या हो, प्रैक्टिकली सोचो कि कोई पाइप या फिर कोई टैप कोई नल जितना बड़ा उसका मुंह होगा उतना ही ज़्यादा वो है ना कह रहे जल्दी पानी भरेगा।
ठीक है, क्योंकि है ना डायमीटर बड़ा है तो पानी जल्दी बाहर आएगा। ठीक है, और जितना है ना पतला मुंह होगा, जितनी पतली पाइप होगी, उतना क्या ना क्या धीरे धीरे लगेगा टाइम। तो यही चीज़ हो गई यहाँ पे। इन्होंने बोला कि जो स्मॉलर वन है, मतलब जिसका साइज छोटा है, ठीक है, उसको जितना टाइम लग रहा है उससे उससे 10 घंटे कम टाइम लगता है लार्जर टैप को। ठीक है, तो बताओ कि है ना कह रहे उनको दोनों को टाइम सेपरेटली अगर है ना वो भरते हैं तो कितना लगेगा, और साथ में जो लगने वाले टाइम उसको बता दिया है। ठीक है, तो अब इसको कैसे करेंगे, तो अब इसको थोड़ा ध्यान से है ना इसको प्रैक्टिकली समझना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ दी। वैसे तो मैं बार बार ऐसे ही बोल रहा हूँ, सभी इंपॉर्टेंट ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो क्या करते हैं, तो मैं ऐसे करता हूँ, लेट कर लेता हूँ, जैसे कि अपन ज़्यादातर है ना लेट एक्स ही करते हैं, तो मैं उसी में बात करता हूँ तो बेटर रहेगा, वरना T1 T2 T3 अगर कुछ लेट करूँगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो लिख देता हूँ मैं कि लेट द टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप टू fill the tank बी एक्स आर्स। ठीक है, स्मॉलर वाले को x लगा है, तो अब मैं लिख देता हूँ, तो फिर लार्जर डायमीटर वाले को क्या लगेगा, तो लार्जर टैप का टाइम जो होगा वो कितना लगेगा, तो वो हो जाएगा x माइनस 10। क्योंकि अगर स्मॉलर वाले को x आवर्स लगा है तो यहाँ साफ लिखा है कि लार्जर वाले को 10 घंटे कम लगे, लेस लगे, तो x माइनस 10, तो दोनों का टाइम आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, तो जैसे कि मैंने आपको बोला था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टाइम टेकन बाय बोथ टैप इक्वल टू 9 and 3/8 आवर्स। पहले ये कर लेते हैं, इसलिए मैंने ऊपर लिखा, ये एक है ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो बाद में करना है। अब इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ तो क्या बनता है, 9 8 ज़ा 72, 72 प्लस 3 कितना 75। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करता है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रैक्टिकली देखो क्या होता है, तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला, दोनों की क्या देखी जाती है, दोनों की कैपेबिलिटीज़, और कैपेबिलिटीज़ कैसे निकलती है, 1 अपॉन करके। तो मैंने 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 10 ये करेंगे, तो दोनों की कैपेबिलिटीज़ आई अपॉन करने से। ठीक है, और फिर दोनों की कैपेबिलिटीज़ को ऐड करेंगे तो टोटल उनको कितना टाइम लगा था वो आ जाएगा। अब ऑब्वियस है, यहाँ पे आप है ना ऐसे भी याद रख सकते हो कि जब मैंने इन दोनों के टाइम पीरियड को अपॉन में रखा है तो इनडायरेक्टली यूनिट इनकी क्या होगी, अपॉन में जाएगी, पर सेकेंड होगी दोनों की। तो इधर भी टाइम नीचे होना चाहिए, जब यहाँ पे भी दोनों के टाइम नीचे है तो इधर भी टाइम नीचे होना चाहिए। तो यहाँ नीचे लिखेंगे 75/8, याद रखना। ठीक है, ये लॉजिक याद रख लेना। तो अब क्या करें, एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ पे x माइनस 10 ही, मैंने बोला इनका प्रोडक्ट इनका एलसीएम होता है। ठीक है, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा x माइनस 10, और ये बन जाएगा x, और फिर इधर साइड क्या होगा, तो ये 8 ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा 8/75। ठीक है, अब x, अब यहाँ क्या हो रहा है, तो यहाँ पे दोनों x ऐड हो रहे हैं, तो 2x माइनस 10 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 8/75। अब 75 को वहाँ ले जाता हूँ और एक्स स्क्वायर माइनस 10x को यहाँ लेके जाता हूँ, तो क्या होगा, तो ये बना 2x माइनस 10, यहाँ पे 75 मल्टीप्लाई में, इधर बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x। ठीक है, मल्टीप्लाई करो ज़रा, तो 75 इंटू 2 कितना होता है, 150, हाँ, माइनस 750 इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 80x। अब इन दोनों को इधर लेके जाते हैं तो क्या बनेगा, 8x स्क्वायर माइनस 80x माइनस 150x प्लस 750 इक्वल टू 0। ठीक है, सॉल्व करो आगे, तो 8x स्क्वायर माइनस 80 माइनस 150 तो कितना होता है, ये माइनस का 230 और प्लस का 750 इक्वल टू 0। सब में कुछ कॉमन है क्या, मेरे को एटलीस्ट 2 तो कॉमन आते हुए दिख रहा है, बाकी का मैं कुछ कह नहीं सकता, तो एक बार 2 लेके देखता हूँ। तो 2 कॉमन लेता हूँ तो अंदर बचेगा 4x स्क्वायर, यहाँ पे 2 1 ज़ा, फिर 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 115, यहाँ पे 2 2 ज़ा, सॉरी 2 3 ज़ा 2 7 ज़ा 2 5 ज़ा। ठीक है,
तो फाइनल रिजल्ट निकल के आया 4x² माइनस 115x प्लस 375 इक्वल टू 0। ये आ गई आपकी इक्वेशन। मेथड मैंने आपको तीनों बता दिए हैं, आप कोई भी इसमें अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो, नहीं हो तो मैं आपको ये सॉल्व करके बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रैवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। ओके, दो ट्रेनें चलती है, एक वो है ना कह रहे एक्सप्रेस ट्रेन है और एक पैसेंजर ट्रेन है, दोनों मैसूर और बेंगलोर के बीच में चलती है, ठीक है। और जिसमें है ना कह रहे एक्सप्रेस ट्रेन जो है ऑब्वियस है, नाम से पता चल रहा है वो पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा कम लगाती है 132 किलोमीटर ट्रैवल करने में, ठीक है। लेकिन इन्होंने आगे एक रिलेशन और दिया है कि जो एवरेज स्पीड है एक्सप्रेस ट्रेन की वो 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है पैसेंजर ट्रेन के कंपेरेटिवली। तो दोनों की स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड क्या होगी। ओके, इजी है, हमेशा याद रखना। लेट कर लो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड, ठीक है। तो लेट दी स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, ठीक है, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो फिर है ना कह रहे एक्सप्रेस ट्रेन की कितनी हो जाएगी स्पीड, तो जैसे कि यहाँ पे रिलेशन दोनों का दिया है, तो एक्सप्रेस ट्रेन की यहाँ पे लिखा हुआ था कि 11 किलोमीटर पर आवर मोर है, तो x के अंदर ऐड कर दो, है ना, ये आ गया। अब क्या करें, तो बस केस 1 इसमें क्या करना है कि भाई स्पीड इक्वल टू हमें पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। तो इस हिसाब से अगर मैं मान लेता हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ पैसेंजर ट्रेन की, ठीक है। तो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड है x, डिस्टेंस फिक्स है उनकी 132, ओके। तो जैसे कि यहाँ पे हमने स्पीड तो रख दी है x, ठीक है, और इक्वल टू में 132, जो कि हमारी 132 क्या है, किलोमीटर डिस्टेंस है मैसूर से बेंगलोर की, ठीक है। पैसेंजर ट्रेन जो है वो अगर x स्पीड से चल रही है तो वो टाइम लगाती होगी t1, ये हमने मान लिया, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिल गया t1 इक्वल टू 132 अपॉन x, ओके। अब इसी तरीके से केस 2 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसके अंदर अब केस 2 इनडायरेक्टली है ना, केस 2 बोलें या फिर मैं यहाँ पे केसेस वर्ड नहीं लिख के आप चाहो तो नाम लिख सकते हो। ये पैसेंजर ट्रेन का था और ये एक्सप्रेस ट्रेन का था, तो इसमें क्या होगा, तो यहाँ पे स्पीड क्या है, तो एक्सप्रेस की है x प्लस 11 और डिस्टेंस कितनी कवर है, तो वो भी सेम ही है, लेकिन टाइम अब कितना लगेगा तो वो हमें पता नहीं, तो t2 मान लिया, ठीक है। तो इनडायरेक्टली t2 कितना निकल के आया, 132 अपॉन x प्लस 11। अब यहाँ पे क्या करें, तो अब इस हिसाब से आपको टाइम का एक रिलेशन ज़रूर दिया था इन्होंने स्टार्टिंग में, वो लिखा हुआ था कि एक्सप्रेस ट्रेन जो है 1 आवर लेस लेती है टाइम, किससे, पैसेंजर ट्रेन से, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं, एक्सप्रेस ट्रेन जो है उसका टाइम t2 है, तो इसका मतलब t2 क्या है, t2 है ना कह रहे स्मॉलर है t1 से, है ना। क्यों, क्योंकि एक्सप्रेस ट्रेन कम टाइम ले रही है, तो ये छोटा हुआ, तो इसलिए t1 माइनस t2 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आवर, क्योंकि लिखा है कि वो 1 घंटे कम लगाती है एक्सप्रेस ट्रेन। अब दोनों की वैल्यू जो इसमें पुट कर दो और फिर उसको सॉल्व कर दो, तो 132 अपॉन x और यहाँ पे 132 अपॉन x प्लस है ना कह रहे 11, x प्लस 11 और इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व करते हैं और फिर इससे इक्वेशन बनाते हैं, तो यहाँ पे आएगा 132 ब्रैकेट में x प्लस 11 माइनस 132 यहाँ पे x और नीचे साइड x ब्रैकेट में x प्लस 11 इक्वल टू 1। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 132x प्लस ये कितना होगा,
तो 132 132 2541, तो 1452 माइनस 132x, और ये नीचे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x इक्वल टू 1। ठीक है, अब क्या करें, तो ये और ये तो कैंसिल हो रहा है, तो ये आपका क्या बना 1452 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 11x, ये पूरा वहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में। अब तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो अप्लाई कर सकते हो आप, आपको वो इजी पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका आ गई इक्वेशन। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन अपना है अब, और मैं जिस तरीके से हर बार बोलता हूँ वैसे आप भी बोल सकते हो मेरे साथ कि ये आसान है। 11th क्वेश्चन, द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर। देखो, एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स मतलब यहाँ पे शेप की बात कर रहे हैं, दो स्क्वायर शेप हैं, दोनों का अगर है ना कह रहे एरिया निकालें और उनका सम करें तो 468 आता है, लेकिन यहाँ पे उनके पेरीमीटर का डिफरेंस दिया है 24 मीटर। इफ़ द डिफरेंस ऑफ दियर पेरीमीटर्स इज 24 मीटर, फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर्स। ओके, नो प्रॉब्लम। 11th क्वेश्चन लेट कर लेते हैं कि लेट द साइड ऑफ स्मॉलर स्मॉलर स्क्वायर बी एक्स। ठीक है, और यूनिट क्या है हमारी मीटर, ये मैंने मान लिया। तो इस हिसाब से बिगर की क्या हो जाएगी, तो बिगर का निकालने के लिए अपन को मैं एक बार ऐसे करता हूँ, लेट का है ना बिगर स्क्वायर जो है उसका साइड ऑफ बिगर स्क्वायर इक्वल टू, एक बार मैं वाई मीटर मान लेता हूँ। कंफ्यूज मत होना, आसान है, मैं बताता हूँ क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ। वाई मीटर मान लो, ठीक है। तो अब देखो क्या करना है, तो जैसे कि ये बोल रहे हैं कि दोनों के पेरीमीटर का डिफरेंस जो है वो क्या है, वो आपको दे रखा है 24। तो ज़रा आप खुद सोचो, पी वाई माइनस पी एक्स मतलब पेरीमीटर ऑफ है ना कह रहे स्क्वायर ऑफ वाई साइड एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ऑफ एक्स साइड इज इक्वल टू 24। मानते हो, है ना। लार्जर वन का जो है उसकी जो है ना कह रहे पेरीमीटर है और जो स्मॉलर की है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 24 आना चाहिए, ऐसा ये खुद बोल रहा है। और फॉर्मूला क्या होता है पेरीमीटर का, 4 इंटू साइड, तो ये बना 4y माइनस इधर बना 4x इक्वल टू 24। अब जरा दोनों में से 4 कॉमन लो तो क्या बना, तो y माइनस एक्स 4 बार गया, ये 24, तो यहाँ पे y माइनस एक्स इक्वल टू 4 यहाँ डिवाइड में जाएगा तो ये बना 6। तो इनडायरेक्टली y की वैल्यू क्या आई, x प्लस 6, क्योंकि y माइनस एक्स इक्वल टू 6 था तो x उधर गया तो x प्लस 6 आया। तो इनडायरेक्टली आपको मैंने देखो दोनों ही फॉर्मेट x में आ गए वापस, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि भाई y क्यों लिया, अब क्या होगा कैसे होगा, नहीं। ये कभी कभी एक वेरिएबल लेना पड़ता है टेम्पररी बेसिस पे, तो वो चलता है, उससे कंफ्यूज नहीं होना। अब करना क्या है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले तो मैं दोनों का एरिया निकालता हूँ, एरिया ऑफ स्क्वायर एक्स मीटर वाले साइड वाला, ठीक है, एक्स मीटर वाला जो साइड है उसके स्क्वायर का एरिया कितना होगा, तो एरिया का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर मतलब साइड स्क्वायर। इसी तरीके से एरिया ऑफ स्क्वायर वाई मीटर जिसकी साइड है तो वो वाई स्क्वायर होगा, ठीक है। तो अब डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पे क्या बोला सम, डिफरेंस नहीं, यहाँ क्या बोला है सम जो है दोनों का वो कितना बोला है, तो यहाँ करेंगे अपन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। तो एक्स स्क्वायर प्लस, अब y की वैल्यू हमने बना दी है तो ये हो गया x प्लस 6 इक्वल टू 468, ठीक है। अब इसके आगे तो मेरे हिसाब से बड़ा आसान है, तुम सब सॉल्व कर लोगे। एक्स स्क्वायर या फॉर्मूला लग रहा है तो ए स्क्वायर
प्लस 2ab मतलब 2 इंटू 6 इंटू एक्स, तो कितना 12x प्लस बी स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर इक्वल टू 468। एक्स स्क्वायर मिलके बनाएगा 2x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36 माइनस 468 इक्वल टू 0। तो ये हुआ 2x स्क्वायर प्लस 12x। अब 468 में से 36 माइनस करना है तो कितना आएगा, तो ये आता है 432, ठीक है, क्योंकि 8 और यहाँ आएगा माइनस, ठीक है, 8 माइनस 6 2, 6 माइनस 3 3 और ये 4, ठीक है। अब दोनों में से अगर है ना इन तीनों में से 2 कॉमन लेते हैं तो और सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये फिर ये 6x यहाँ पे कितना होगा, तो 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 216 इक्वल टू 0। ये आ गया आपकी इक्वेशन, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारी जो लास्ट एक्सरसाइज है उसमें कॉन्सेप्ट क्या है। तो यहाँ पे आता है डिस्क्रिमिनेंट, जो कहता है कि अगर आप किसी इक्वेशन से ए बी सी पता कर लो, जो अपन पहले भी करते थे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करने में, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से मेन इक्वेशन से कंपेयर करके ए बी सी पता कर लेते थे। फिर क्या करो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो फॉर्मेट है इसे ही बोलते हैं डी डिस्क्रिमिनेंट। तो d इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर आप ए बी सी पता करो इक्वेशन के और उसको इनमें पुट करो, फिर जब d निकालोगे तो d की वैल्यू 3 में से कुछ भी हो सकती है, 3 केसेस दिए उसमें से कुछ भी हो सकती है, जो भी होगी उस हिसाब से नेचर ऑफ रूट पता चलेगा। इस एक्सरसाइज में हमें नेचर ऑफ रूट देखना है, मतलब कि है ना रूट जो है, रूट बोले तो कि इक्वेशन के जो जीरोज आए हैं, x की जो वैल्यू आई है वो कैसी होगी। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि बिना सॉल्व किए पहले आपको देखना चाहिए कि उसका डिस्क्रिमिनेंट कितना आ रहा है, क्या आ रहा है। अगर डिस्टिंक्ट आ रहे हैं, अगर इक्वल आ रहे हैं तो ही सॉल्व करना होता है, और अगर कुछ नहीं आ रहा है, नो रियल रूट है, तो फिर सॉल्व नहीं करना पड़ता। इसलिए ये कहाँ काम आता है, कई बार ऐसा होता है कि आपके वर्ड प्रॉब्लम आई या फिर कोई भी है ना, कह रहे कोई भी इक्वेशन आपके सामने है और आपको वो 4 मार्क का दे दिया है, 3 मार्क का दे दिया है, लेकिन वहाँ पे ट्रिकी है। 3 मार्क किसके बनते हैं, वहाँ पे सॉल्व करने के नहीं बन रहे हैं, वहाँ पे उन्होंने है ना जान करके वो क्वेश्चन दिया है, और वो ट्रिक है। उसमें क्या ट्रिक है कि आप अगर कोई बंदा होगा वो तो सीधा सॉल्व करने लग जाएगा, जिसको अगर इतना नॉलेज नहीं है इस पॉइंट का, तो और जिसको होगा वो क्या करेगा, सबसे पहले है ना उसका डी निकालेगा। अगर डी 0 से ग्रेटर आता है तब तो बोलेंगे कि भाई डिस्टिंक्ट रियल रूट्स है तो सॉल्व करना है। इक्वल आता है तो सीधा पता चल जाएगा फॉर्मूला लगा के, a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, सिंपल सा है, उससे पता चल जाता है। और अगर 0 से लेस आ रहा है, मतलब नेगेटिव आ रहा है, तो अपने आप ही वो वहीं पे एंड हो जाता है, फिर उसको आगे सॉल्व नहीं करना है, टाइम वेस्ट तो ना हो एटलीस्ट। तो इसलिए ये बड़ा काम की चीज़ है, ठीक है। अब इनका मैं ग्राफिकल मीनिंग बताता हूँ क्या होता है। ग्राफिकल मीनिंग क्या कहता है कि आपको जैसे देखो ध्यान से, अगर मैं फर्स्ट केस की बात करता हूँ, आपके सामने तीनों केसेस है, तीनों के ग्राफ देखना। फर्स्ट केस की बात करता हूँ कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से ग्रेटर आ रहा है तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा कि जिसमें यू शेप बनेगा। ये तो आपको पता है क्वाड्रेटिक का हमेशा यू शेप बनता है, पैराबोलिक पाथ बोलते हैं जिसको, पैराबोला, ठीक है। तो उसमें हमेशा देखो डिस्टिंक्ट मतलब होता है कि 2 अलग अलग वैल्यू आए, ठीक है, या तो ऐसे हो या फिर इस तरीके से, तो ये देखो 2 पॉइंट आए, या फिर इस तरीके से 2 पॉइंट आए, ठीक है। इसे बोलते हैं डिस्टिंक्ट रूट्स। और रियल बोले हैं मतलब कि एग्जिस्ट करते हैं, वो इमेजिनरी नहीं है, मतलब ओरिजिनल है, इंटीजर्स हैं, एग्जैक्ट इंटीजर्स हैं, ठीक है। इसलिए उनको है ना 2 डिस्टिंक्ट एंड रियल बोला है। डिस्टिंक्ट मतलब हो गया डिफरेंट, एकदम यूनिक है, एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है, अलग अलग है, जैसे 2 और 5, 3 और है ना -6 ऐसे समथिंग, ठीक है, तो वो है। अब दूसरा केस क्या कहता है, दूसरा कहता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो इक्वल टू 0 आए, मतलब सॉल्व करो पूरा 0 आ रहा है, तो इसका मतलब समझ जाना उसका ग्राफ कैसा है, इस तरीके से, या तो ये या तो ये या तो ये, जिसमें वो क्या कर रहा है, एक बार केवल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, एक बार टच कर रहा है। इसका मतलब देखो ग्राफ पैराबोला है, इसका मतलब ये तो पक्का है क्वाड्रेटिक, डिग्री तो 2 है,
ठीक है, क्योंकि उसी की पैराबोला होता है ग्राफ, ठीक है। लेकिन एक बार टच कर रहा है इसका मतलब उसके रूट्स क्या हैं, इक्वल है, दोनों ही सेम आएंगे। जैसे एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, अब यहाँ पे देख के पता चल रहा है आइडेंटिटी है, तो इसका आंसर क्या होगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और x प्लस 2 का होल स्क्वायर है तो आंसर हमेशा क्या देगा, -2 -2, तो आए ना सेम इस तरीके से। तो इसलिए इस केस में तो मैं आपको रटवा देता हूँ, आपको बता देता हूँ कि ये अगर केस बनता है तो आंखें बंद करके सीधा आपको क्या करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा देना है। अब कौन सा लगाना है, कैसे पता चलेगा, तो वो तो तुम्हें वहीं देख के पता चलेगा। अगर ये मिडल टर्म जो है उसको प्लस में दिया हुआ है तो वो हो जाएगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, और अगर ये वाला माइनस में है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। और तीसरा केस क्या कहता है, तीसरा केस कहता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 0 से लेस आ रहा है, तो इस केस में आपका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे जाएगा, ठीक है, इस तरीके का, या ऐसे ऐसे ऐसे। इनके अंदर मैंने बनाया नहीं था, ऐसे टच करके नीचे से भी निकलते हैं, उल्टे भी होते हैं, याद रखना। जैसे ये ग्राफ बनाया, इसमें ऐसे इस तरीके से, तो देखो अभी भी 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ऐसे भी बनते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, तो जब टच ही नहीं कर रहा है तो क्या रियल रूट्स आएंगे, कोई आंसर मिलेगा एक्स का, नहीं ना, इसलिए। तो इस केस में आपको कुछ सॉल्व नहीं करना होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे चल रहा है। तो आपको अब क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन आता है तो पहले क्या करोगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे उसका, और उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए बी सी पता करोगे। जैसे देखो तुम एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, फिर मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगा फटाफट, ठीक है। जैसे लिखा है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब जरा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करो इससे, तो a की वैल्यू बन गई 2, b की वैल्यू बन गई -4, और c की वैल्यू बन गई यहाँ पे 3। अब यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो यहाँ पे b की जगह रखा हमारा -4 माइनस यहाँ पे 4ac है, तो 4 इंटू a कितना है, तो a हमारा 2 है और c कितना है 3, तो 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, और 4 -4 का स्क्वायर 16। अब 16 माइनस 24 क्या होता है, -8। तो देखो 0 से लेस आया, इसका मतलब इसके जीरोस पॉसिबल नहीं है, तो ये सॉल्व नहीं होगा, इसको यहीं पे एंड कर देंगे। सोचो लक हो और आपका ये क्वेश्चन अगर 4 मार्क का आ जाए या 3 मार्क का आ जाए तो कितना मज़ा आ जाए कि देखो इतने से मैं आपको खाली फोकट के कितने 3-4 मार्क्स मिल गए। तो इसलिए हर टॉपिक को करना ज़रूरी होता है, कभी किसी चीज़ को छोड़ो मत। जितना हार्ड आप उस चीज़ को समझते हो उतने ही परसेंटेज, मैं तो कहता हूँ उतना ही ज़्यादा वो क्या होता है, ईजी होता है, ठीक है। ओके, तो अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं फटाफट। क्या लिखा है चलो देखेंगे जरा। एक्सरसाइज 4.4, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। ओके, तो फटाफट मैं इन सबको सॉल्व करता हूँ, और जहाँ तक मैं देख सकता हूँ मेरे को तो केवल एक छोटा सा पेज का पार्ट चाहिएगा इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये इतना ईजी है, ठीक है, इसमें और कुछ ज़्यादा खास चाहिए नहीं है। तो ज़रा देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले मैं लेता हूँ 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, तो मैं फटाफट लिख रहा हूँ डायरेक्ट। a है आपका 2, b है आपका -3 और c है आपका 5, तो होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपका d है। तो सॉल्व करते हैं तो -3 का स्क्वायर, ठीक है, क्या हो रहा है -3 का स्क्वायर, यहाँ पे 4 है बार, और a आपका 2 दे रखा है और c आपका 5 है। -3 का स्क्वायर 9 होता है, पॉजिटिव में आएगा हमेशा, स्क्वायर है इसलिए। फिर 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, माइनस का कितना आया 31, तो इनडायरेक्टली d क्या आया <0, तो नो रियल रूट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें क्या है, तो ये आपको दिख रही है इक्वेशन, मैं डायरेक्ट बस ए बी सी लिख रहा हूँ इसके लिए। तो a आपका 3 हो जाएगा, b आपका -4√3 हो जाएगा, और c आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब d इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो b की जगह रखा मैंने -4√3 का स्क्वायर, -4, a आपका 3 है और c आपका 4 है। अब ये ज़रा ध्यान से देखना, ये मेरे को गारंटी है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको ये समझ नहीं आता कि इसको स्क्वायर कैसे करें, क्योंकि रूट आ गया, वही रूट देख के सब डर जाते हैं। तो नोट करो, पहली बात तो माइनस है तो वो स्क्वायर होके तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हट गया। 4 का, अब देखो 4√3 मतलब होता है 4 इंटू √3, तो जब दो वैल्यू मल्टीप्लाई होती है तो उनकी पावर जो होल लगी हुई होती है वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो इसलिए 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और √3 का स्क्वायर होगा 3। इधर
ये 4 3 ज़ा 12 और इंटू 4। अब 16 3 ज़ा कितना होता है, ये होता है 48 और ये कितना होता है, ये भी होता है 48, तो कितना आया 0। ठीक है, तो इसका मतलब इसके क्या है, इक्वल रूट्स आएंगे, इसके क्या आएंगे, इक्वल रूट्स आएंगे। ठीक है, तो इसको मैं अब इक्वल रूट्स आएंगे तो अब भाई इसको सॉल्व कैसे करें, ये लो क्या करेंगे, तो 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका बनता है √3x का होल स्क्वायर और इधर साइड बनता है 2 का स्क्वायर है। तो ये आपका a, ये आपका b, तो बीच में क्या आएगा 2 इंटू ए बी, तो 2 इंटू √3x इंटू बी है ना। तो ये आपका बन गया √3x माइनस 2 का होल स्क्वायर। मैंने कहा था a प्लस बी या a माइनस बी का ही हमेशा बनता है इक्वल रूट्स में। अब इसको इक्वल करोगे तो बनेगा 2/√3, सेम वैल्यू आएगी 2 बार, क्योंकि इस होल स्क्वायर है तो ब्रैकेट है ना, 2 ब्रैकेट है स्क्वायर मतलब, तो दोनों को इक्वल करोगे तो सेम आएंगे आंसर। ठीक है, अब थर्ड करते हैं। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है, मेरा सिक्स सेंस कह रहा है कि ये अगर नो रियल रूट आया, मतलब लेस देन 0 आया, ये इक्वल टू 0 आया, तो पक्का ये ग्रेटर देन 0 आएगा। देखते हैं, करते हैं ज़रा। तो यहाँ पे अगर मैं a निकालता हूँ तो इसके अंदर a क्या है 2, b क्या है यहाँ पे माइनस का 6 और c क्या है 3। ठीक है, अब करते हैं b² माइनस 4ac, ये हमारा d। b कितना है -6 का स्क्वायर, 4, a आपका 2 है और c आपका 3 है, ये होता है 36 और 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। तो देखो आया, मैंने कहा था ना पॉजिटिव आएगा इसमें, तो ये देखो ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो कितना 36 माइनस 24 कितना होता है 12। ठीक है, तो d यहाँ पे कितना आया ग्रेटर देन, और यहाँ कितना आया था इक्वल टू। तो देखो तीनों केस आ गए इसमें, d इज़ लेस देन 0, d इज़ इक्वल टू 0 और d इज़ ग्रेटर देन 0। तो इसमें नो रियल रूट, इसमें इक्वल रूट्स, तो इसमें हमने सॉल्व किया और हमें आंसर भी मिला। इसमें भी हम सॉल्व करेंगे क्योंकि इसके अंदर डिस्टिंक्ट एंड रियल। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, चलो। मेरे हिसाब से तो सॉल्व तुम्हें करना आ जाएगा। 2x² लिख देता हूँ, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। एक मिनट ऐसे करता हूँ मैं आपको इस क्वेश्चन का, अब ये क्वेश्चन आया ही है तो इस क्वेश्चन का यूज़ करके आपको एक तरीका बताता हूँ, जो अब जैसे कि आपने ये है ना लास्ट एक्सरसाइज समझ ली है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो एग्जाम में। क्या है वो बताता हूँ ज़रा। जैसे कि हमने एक क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा था, ठीक है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो आपने एक चीज़ नोट की, वो जो डिस्क्रिमिनेंट आप d पढ़ रहे थे उसका फॉर्मूला क्या था, ज़रा याद करो, b² माइनस 4ac ना। तो ध्यान से देखो, क्या इस फॉर्मूले में वो नहीं दिख रहा आपको, ये रहा ना। तो क्या मैं इस फॉर्मूले को कन्वर्ट करके ऐसे लिख सकता हूँ माइनस बी प्लस माइनस डी अपॉन 2a। और रही बात इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन का एक फ़ायदा आप अब या ऐसे यूज़ कर सकते हो कि आपने d ऑलरेडी निकाल लिया है, तो आधी कैलकुलेशन आपकी बच गई। ऑलरेडी आपने d कितना निकाल लिया है, b² माइनस 4ac 12। तो क्यों ना अब मैं इसको सॉल्व करूँ, इससे बेटर है फटाफट इसी में रख देता हूँ। तो b की वैल्यू तो -6 है, ठीक है, तो माइनस और ऑलरेडी है ना कह रहे अंदर मैं लिख रहा हूँ -6 प्लस माइनस d कितना है 12 और यहाँ पे 2a है, तो ये आपका बन गया 2 इंटू 2, क्योंकि यहाँ पे भी 2 था। ठीक है, तो अब ये आपका क्या बनेगा, तो ये आया 6 प्लस माइनस 12 अपॉन में 4। ये फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा टाइप का आया है, इसलिए मैंने ये सोचा कि मैं आपको पूरा सॉल्व करके बताऊं, क्योंकि ये इस टाइप के क्वेश्चन अभी तक आए नहीं थे। तो आप कहीं ऐसा ना हो कि आप बोलो सर ने हमें ये वाला टॉपिक नहीं बताया अभी। तो अब ज़रा ध्यान से देख लो, ठीक है, तो ऐसा मत सोचना, मैं ये आपको बता देता हूँ। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो दिमाग से एक बार समझना ज़रा ध्यान से, ठीक है। देखो 6 प्लस माइनस, याद करो 9th क्लास में आपने हेरोन्स फार्मूला किया था, उसमें हम रूट में कोई भी वैल्यू होती थी तो उनको कैसे सॉल्व करते थे, उसको फैक्टराइज करते थे। तो क्या होता है 12 का 2 इंटू 2 इंटू 3 और नीचे ऑलरेडी 4 है यहाँ पे, तो 6 प्लस माइनस, ध्यान से देखो यहाँ पे 2 का पेयर बन रहा है जबकि 3 अकेला है, ठीक है। तो क्या ये पेयर जो है ये बाहर आ जाएगा, है ना, क्योंकि ये तो रूट बन जाएगा लेकिन 3 अंदर ही रहेगा।
अब यहाँ पे देखो ध्यान से, दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी 2 कॉमन, तो अंदर बचेगा 3 प्लस माइनस इधर √3 और नीचे 4, तो ये 2 1 जा 2 2 जा। याद रखना यहाँ से कुछ कटिंग नहीं होती। कई बार लोग क्या करते हैं, ये इसको 2 1 जा 2 2 सा काट दिया, या फिर 2 2 जा 2 3 सा काट दिया। नहीं, यहाँ जब तक बीच में प्लस है तब तक कुछ नहीं होगा। लेकिन अब बोलोगे कि सर तो यहाँ क्यों काटा, तो ध्यान से देखो, मैंने अब दोनों को में से 2 कॉमन ले लिया है, तो जब कॉमन ले लेते हैं तो वो जो पूरा है वो अलग नंबर बन जाता है पूरा, और उसके साथ 2 जो अब बाहर गए वो उसके साथ मल्टीप्लाई में, तो अब मल्टीप्लाई वाली तो डिवाइड से कट ही सकती है ना, इसलिए। ठीक है, तो अब हमारा फाइनल जो रिजल्ट है वो है 3 प्लस माइनस √3/2। तो इस टाइप के को है ना, क्या बोलते हैं, रूट्स भी आते हैं, इसलिए कंफ्यूज मत होना। ऐसे रूट्स भी होते हैं जो है ना, यही रीज़न है कि अभी मैं थोड़ी देर पहले जब सॉल्व कर रहा था तो मेरे को मैंने है ना दिमाग में आया कि यार ये तो है ना, कह रहे वो फैक्टराइजेशन मेथड से तो नहीं सॉल्व होगा, क्योंकि ये उस टाइप के क्वेश्चन है जिसके अंदर है ना इरेशनल नंबर के रूप में आते हैं रूट्स। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, एक बार प्लस लोगे तो बनेगा 3 प्लस √3/2, और एक बार माइनस लोगे तो बनेगा 3 माइनस √3/2। ठीक है, ये आंसर आएंगे। चौंकना मत, अभी तक आया नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि इस टाइप के न्यूमे आते नहीं हैं, इस टाइप के रूट्स भी आ सकते हैं। ठीक है, एक्स के ऐसे आंसर भी आ सकते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। कई बार ऐसा आएगा तुम्हारे कि मतलब इक्वेशन दे रखी होगी, तुम उसको सॉल्व करने जाओगे, फैक्टराइजेशन से होगी नहीं, तो याद रखना फैक्टराइजेशन से पॉसिबल नहीं होती है ना, वो कंप्लीटिंग या फिर इससे हमेशा होगी। ये दोनों मेथड ऐसे हैं जिनसे हर टाइप की इक्वेशन सॉल्व हो सकती है। ठीक है, जो फैक्टराइजेशन से भी नहीं होती वो इनसे हो सकती है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। ठीक है, तो मैं सेकंड क्वेश्चन करके बता रहा हूँ, मतलब सेकंड पार्ट इस सेकंड क्वेश्चन का। ठीक है, उसको करके बताता हूँ, आप समझ जाओगे के की वैल्यू कैसे निकालनी है, तो फर्स्ट आप खुद करना। ओके, चलो फटाफट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा है आपको, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट, तो अब कैसे करेंगे, तो आपको क्वेश्चन दिख रहा है लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूँ, के एक्स ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं तो बनेगा के एक्स स्क्वायर, है ना, के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। अब आपको k की वैल्यू निकालनी है, और इन्होंने खुद ने दिया है कि d जो है वो क्या है, 0 है। कैसे पता चला d 0 है, क्योंकि प्रैक्टिकली सोचो d इक्वल टू 0, यही तो कंडीशन होती है इक्वल रूट्स की। ठीक है, तो इस हिसाब से अब आपको a b c निकालना है, तो b आपको पहले a देखते हैं। a आपको दिया है k, b दिया है -2k और c दिया है 6। तो जरा पुट करते हैं हम, चलो पुट करते हैं, क्या होता है d b स्क्वायर माइनस 4ac और इक्वल टू क्या है वो 0। तो b की जगह रखेंगे 2k माइनस का, तो उसका स्क्वायर -4, a है आपका k और c है 6 इक्वल टू 0। -2k का स्क्वायर हो रहा है तो वो बनता है 4k स्क्वायर, और 6 4 ज़ा 24, और ये आया तो 24k इक्वल टू 0। अब दोनों में से देखो 4k कॉमन आ रहा है, तो 4k कॉमन लेता हूँ तो अंदर बनेगा k माइनस कितना हुआ 6 इक्वल टू 0। अब नोट करो यहाँ पे 2k है, एक ये ब्रैकेट में है एक ये ब्रैकेट में, और जब 2 ब्रैकेट होते याद रखना ये बाहर भी अगर ऐसे x या k कुछ दिया हो तो कभी भी उसको हटा मत देना, ये भी एक तरह का ब्रैकेट ही होता है भाई। लीनियर इक्वेशन में भी तो ऐसा हो सकता है ना, x अकेला भी पड़ा हो तो वो भी तो लीनियर ही कहलाता है। हर जरूर थोड़ी हर बार इक्वेशन है ना एक्सप्रेशन जो है x+2 x+3 में ही दिया हो, एक सिंगल टर्म भी तो है ना क्या कहला सकती है, लीनियर कहला सकती है अलजेब्रा। उसी तरीके से k-6 अगर एक ब्रैकेट अलजेब्रा है लीनियर का, तो 4k भी तो एक लीनियर का ही अलजेब्रा हुआ ना। ठीक है, तो अब 4k को 0 के इक्वल करेंगे तो क्या आएगा, तो 4k इक्वल टू 0 तो k इक्वल टू 0। ठीक है, और उसी तरीके से k-6 इक्वल टू 0 तो k इक्वल टू 6। ठीक है, आ गए 2 जीरोस, तो इस तरीके से आपको k की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव
whose length is twice its breadth and the area is 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो देखो ये खुद ही पूछ रहा है, मतलब इसको खुद को श्योरिटी नहीं, ये हमसे पूछ रहा है कि भाई इस जो हम डायमेंशन और जो रिलेशन बता रहे हैं उसका रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव पॉसिबल है या नहीं। ठीक है, तो हम ये करके देख लेते हैं। तो अब करेंगे कैसे? तो आपको करना क्या है, जस्ट जैसे जैसे रिलेशन बोल रहा है वैसे बनाते जाओ और इक्वेशन तैयार करो, और जब इक्वेशन तैयार हो जाती है उसके बाद उस इक्वेशन में डी लगाओ, मतलब उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से ग्रेटर आया और 0 के इक्वल आया तब तो हम मान लें कि हाँ पॉसिबल है, और अगर 0 से लेस आया तो ऑब्वियस है, वो इसका मीनिंग क्या हुआ कि रियल रूट नहीं आने, मतलब कि वो चीज़ पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, तो ज़रा देखते हैं कैसे करेंगे। तो ये बोल रहे हैं कि ऐसे करता हूँ मैं, लेट कर लेता हूँ कि हमारी जो ब्रेथ है वो है x मीटर। ठीक है, तो ऑब्वियस है जब ब्रेथ x मीटर है तो लेंथ कितनी हो जाएगी, तो ये कह रहा है कि लेंथ जो है ब्रेथ की ट्वाइस है, तो लेंथ हो जाएगी 2x। ठीक है, अब एरिया कितना दिया है 800। ठीक है, तो ज़रा सॉल्व करते हैं हम। L इंटू बी हमारा होता है एरिया, है ना, रेक्टेंगुलर फील्ड का यही होता है एरिया। तो L इंटू बी इक्वल टू 800, ये क्या था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ऐसे दिया है। ठीक है, L हमारा कितना माना हमने 2x स्क्वायर, सॉरी 2x, और b कितना है x इक्वल टू 800, तो ये आया x स्क्वायर इक्वल टू 800 अपॉन 2, ये बना 400। तो x स्क्वायर इक्वल टू बना आपका 400। ठीक है, तो x इक्वल टू आया 20 प्लस माइनस, x की तो वैल्यू एग्जैक्ट आई है ना, -20 होगा नहीं, तो हम फाइनली x क्या लेंगे प्लस का 20। ठीक है, एग्जैक्ट आई, और यूनिट क्या है वो लिखना मत भूलना, मीटर। तो इसका मतलब ये कंडीशन पॉसिबल है, और पॉसिबल है इसलिए हमने डायरेक्ट क्या कर दिया, वैल्यू निकाल दी। लेकिन यहाँ पे देखो मैंने एक चीज़ की नहीं, वो क्या, मैंने डिस्क्रिमिनेंट तो निकाला ही नहीं, मैंने तो सीधा सॉल्व कर दिया। तो मैं आपको बताता हूँ कि कई बार क्या होता है कि आपको सॉल्व होते हुए दिख रहा है तो सॉल्व कर दो, ठीक है, लेकिन डिस्क्रिमिनेंट जैसे कि इन्होंने खुद ने है ना पॉसिबिलिटी पूछी है, तो पॉसिबिलिटी पूछी है तो निकालना जरूरी है। तो क्या करो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400 दिख रहा है ना, इस इक्वेशन को जरा लिख लो। तो एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0 ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ देखो ध्यान से, ये क्या बना था 2x स्क्वायर इक्वल टू 800, क्योंकि x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हुआ, और ये 2 नीचे लेके गए तो क्या बना एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400, तो और 400 को इधर लेके आए तो क्या बना एक्स स्क्वायर माइनस 400। हो सकती है ये भी क्वाड्रेटिक, याद है स्टार्टिंग में बताया था कि जरूर नहीं होता कि है ना कांस्टेंट टर्म या फिर है ना कह एक्स का वेरिएबल आए, कभी कभी हमें बस मेन चीज़ होती है क्वाड्रेटिक का मीनिंग होता है कि डिग्री 2 वाली टर्म आनी चाहिए बस, बाकी कोई आए ना आए उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे a कितना है 1, b कितना है 0, और c कितना है, c है माइनस का 400। ठीक है, तो अब निकालते हैं ज़रा d क्या आएगा, तो b स्क्वायर माइनस 4ac, b आपका है 0 माइनस 4, a आपका 1 है और c है 400। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 4 ज़ा 16, तो 1600 आ गया। ये देखो आया है ना, तो देखो 0 से ग्रेटर आ रहा है मतलब पॉसिबल है, और पॉसिबल है तभी हमारा आंसर आया है। देखो तो इसमें तो हो गया। चलो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, उसमें भी कुछ इसी तरीके से पूछा होगा, पॉसिबिलिटी पूछी होगी कि इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ़ सो डिटरमाइन दियर प्रेजेंट एजेस। ठीक है, देखते हैं ज़रा क्या बोला है। देखो एज प्रॉब्लम आ गई है, ध्यान से समझना। द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। 4 years ago the product of their ages in years was 48। ओके, तो जैसे कि ये बोल रहे हैं कि दोनों के एज का सम जो है वो 20 दिया है। ठीक है, दोनों की एज का सम अगर 20 दिया है तो क्यों ना मैं एक की एज लेट कर लेता हूँ x। तो लेट दी एज ऑफ 1 person बी x years। ठीक है, तो फिर एज ऑफ अदर कितनी होगी, तो भाई दोनों का अगर एडिशन 20 है तो एक अगर x है तो दूसरा 20 माइनस एक्स हो जाएगा। ये x माइनस 20 कभी मत लिखना, ठीक है, क्योंकि दोनों का सम 20 है तो 20 बड़ा हुआ ना, फिर समझ रहे हो, दोनों को सम मतलब क्या, एडिशन।
दोनों की एज मतलब पक्का है, कुछ ना कुछ ऐसा रहा होगा कि एक 10 साल का है दूसरा भी 10 का है, या फिर एक 5 साल का है दूसरा 15 साल का है, एक है ना कह रहे 11 साल का है तो दूसरा 9 साल का है, कुछ भी हो सकता है, ऐसा कॉम्बिनेशन बन सकता है। ठीक है, तो इसलिए 20 बिगर नंबर है तो हमेशा वो पहले रहेगा। अब ये आपको लग रहा होगा सर ये क्या सिली है ना बात कर रहे हो, एक्चुअली ये करते हैं गलतियाँ, मैंने नोटिस किया है तो इसलिए बता रहा हूँ। चलो आगे देखते हैं। 4 years अगो, तो पहले तो दोनों को क्या करते हैं 4 साल पास्ट में ले जाते हैं, तो इसको मैं ले गया x माइनस 4 और उसको भी 20 माइनस एक्स माइनस 4। ठीक है, तो अब क्या बोला कि उनका प्रोडक्ट जो है वो 48 है, उनका प्रोडक्ट 48 है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चाहो तो यहाँ पे भी इंटू करके इक्वल टू 40 लिख सकते हो, तो x माइनस 4 यहाँ पे लिख दूंगा मैं 16 माइनस एक्स इक्वल टू 48। ठीक है, आगे इक्वेशन। अब जरा डिस्क्रिमिनेंट निकाल देते हैं, तो उससे पहले a b c पता करो, तो a 1 है, b -20 है और c 112 है। ठीक है, b स्क्वायर माइनस 4ac, b आपका है -20, फिर 1 a आपका 1 है और c आपका 112 है, ये हो जाएगा 400, ये कितना होगा तो ये बनेगा 448, तो आंसर आया माइनस का 48। दैट्स वाई ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि d जो है वो 0 से लेस आया है, तो इसका मतलब नो पॉसिबिलिटी आर देयर। ठीक है, पॉसिबल नहीं है ये केस। तो अब 5th क्वेश्चन देखते हैं, उसमें क्या है। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट देखते हैं इसको पॉसिबल है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 5th, लेट कर लेता हूँ, लेंथ एंड ब्रेथ की बात चल रही है तो लेट कर लेता हूँ ब्रेथ जो है, ठीक है, वो है x मीटर। ठीक है, तो लेंथ कितनी होगी, तो सबसे पहले तो मैं ऐसे करता हूँ, एक बार टेम्पररी बेसिस पे लेंथ मान लेता हूँ y मीटर। ठीक है, तो अब पेरीमीटर इक्वल टू क्या होगा, तो 80 मीटर दिया है, पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल टू 80 मीटर, तो 2l आपका कितना है y, b है x इक्वल टू 80, तो y प्लस एक्स इक्वल टू 40। कैसे, 2 ये मल्टीप्लाई में था, ये वहाँ डिवाइड में जाएगा तो 40 है ना, 80 अपॉन 2 40, तो y की वैल्यू आएगी 40 माइनस एक्स। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। अब क्या करते हैं, तो जैसे कि एरिया हमें दिया है 400, तो चलो अब करते हैं। अब क्या है, L इंटू बी होता है एरिया, तो यहाँ पे एरिया हमें दिया है 400, L हमें दे रखा है 40 माइनस एक्स और इंटू बी हमने माना था x इक्वल टू 400, ये बन जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400। ठीक है, अब इन दोनों को वहाँ लेके जाते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। नोट करो, मेरे को तो ये एक आइडेंटिटी लग रही है, 400 किसका होता है 20 का, और 20 2 ज़ा 40 होता है, तो आइडेंटिटी लग रही है, तो मेरे को तो समझ आ गया। लेकिन चलो पहले डी निकाल लेते हैं, तो ए आपका है 1, बी है -40, सी है 400, तो डी कैसे निकलेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ पे ये हुआ आपका 40 का स्क्वायर, इधर 4, ए आपका 1 है, सी आपका 400, 40 का स्क्वायर होता है 1600 है ना, और ये कितना होता है, ये भी हुआ 1600, तो आया 0, देखा मैंने कहा था ना, तो D आया है आपका इक्वल टू 0, तो इसका मतलब इसके रूट्स इक्वल होंगे, इक्वल रूट्स, तो रूट्स होंगे क्या, तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। तो मैंने आपको बता रखा है बार बार कि भाई जब भी इक्वल रूट्स होते हैं तो a प्लस बी है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो देखो लग रहा है यहाँ पे एक्स स्क्वायर, उधर साइड 20 का स्क्वायर, तो बीच में आया 2 इंटू एक्स इंटू 20। ठीक है, तो ये बना x प्लस 20 सॉरी x माइनस 20 का होल स्क्वायर, तो x इक्वल टू आया 20 मीटर। मिल गया आपको आंसर। ठीक है, तो नोट करो, इन्होंने रेक्टेंगुलर बोला है, लेकिन हमने जब सॉल्व किया तो हमें पता चल रहा है
कि इसका मतलब ये रेक्टेंगुलर नहीं स्क्वायर शेप है, क्योंकि नोट करो यहाँ पे x और y दोनों सेम आ रहे हैं। x आपका 20 आया है, जब इसको हम यहाँ पुट करेंगे तो y भी तो 20 आ रहा है, तो लेंथ और ब्रेथ दोनों ही 20 आ रहा है ना, तो स्क्वायर है ये। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। जो भी आपको डाउट है, मैं बार बार कहता रहता हूँ हर वीडियो में और अब भी बोल रहा हूँ, मेरी तरफ से आपको कंप्लीट फ्रीडम है, आप कभी भी पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में डाल के। आप मैं इस वीडियो के अंदर सबसे लास्ट में मेरा इंस्टाग्राम आईडी, मेरी फेसबुक आईडी और मेरे टेलीग्राम आईडी भी डाल देता हूँ, तो आप वहाँ पे भी जाके मेरे को मैसेज कर सकते हो कि सर हमें ये डाउट है, मैं क्लियर करता रहूँगा। और आप कहोगे तो मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक जिस पे मैंने अभी तक कोई वीडियो नहीं बनाया या आपको उस टॉपिक पे वीडियो बनवाना है मुझसे समझने के लिए, तो आप मेरे को कह सकते हो, ठीक है। ओके, तो अब लास्ट जो हमारा बच रहा है अब वो क्या है कि इस चैप्टर में क्या है क्या नहीं है, वो ज़रा एक बार सर आप बता दीजिए। तो मैं आपके सामने एक स्लाइड लेके आ रहा हूँ, उसमें आप देख लीजिएगा क्या है क्या नहीं, ठीक है। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको अभी एक स्लाइड दिखाई थी, अगर जो गुजराती मीडियम के हैं या गुजरात बोर्ड के हैं या जो गुजराती हैं जिनको गुजराती आती है समझ में, वो तो समझ जाएंगे क्या लिखा है। जिनको नहीं समझ आ रहा है उनको मैं बता देता हूँ कि एक तो कंप्लीटिंग स्क्वायर जो टॉपिक है ये पूरा इस साल, ये खुश मत हो जाना ज़्यादा, केवल इस साल के जो स्टूडेंट हैं 2020-21 के इस सेशन के जो हैं उनके लिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हटा दिया है, ठीक है, ये नहीं आने वाला है। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो टिक कर लीजिए, पेज नंबर 80 पे एग्जाम्पल 7, फिर उसके बाद 8, फिर उसके बाद है 9th, ठीक है, फिर आपका 11th एंड 12th, ठीक है, ये एग्जाम्पल नहीं है। फिर उसके बाद एक्सरसाइज 4.3 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन एक तो हटा दिया है और क्वेश्चन 9, 10 और 11 ये 3 हटा दिए हैं, ठीक है। तो जो इस साल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो बड़ा आराम है, मैंने अगर उनको ये समझाया है और वो चाहे और उन्हें समझ नहीं आया तो वो स्किप कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ रिक्वेस्ट यही है कि एक्स्ट्रा समझ के इनकी प्रैक्टिस करते रहना, वो भी टाइम मिले तो, क्योंकि अभी वैसे भी टाइम नहीं बचा है, आप फटाफट कर लीजिए अपना, ठीक है, प्रिपरेशन स्टार्ट अभी से कर दीजिए। ओके, तो और बाकी तो आप केयर कर ही रहे होंगे पेंडेमिक के हिसाब से, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली मेम्बर्स। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।